नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। इस व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यानों में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की। ये हमारे स्नातक द्वितीय वर्ष के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र में चलने वाले भारतीय राज्य व्यवस्था पेपर का टॉपिक है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इनका अपना महत्व है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे और भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान का अनुगमन करके और वहाँ से ये नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा, जो संविधान के विकास के साथ साथ ही विकसित हुए हैं। और इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इन तत्वों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्य को एक जन कल्याणकारी या वेलफेयर स्टेट के रूप में स्थापित करते हैं। अब हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करने से पहले ये चर्चा कर लेना जरूरी है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है। मूलतः इनको एक दूसरे के तुलनात्मक अध्ययन के रूप में पढ़ते हैं और इनकी तुलना की जाती है, वही इनमें अंतर क्या है। तो इनमें मूल जो अंतर है उनको हम बिंदुवाइज चर्चा करेंगे। पहला अंतर ये आता है कि मौलिक अधिकार होते हैं ये नकारात्मक अधिकार हैं, क्योंकि इनमें से कुछ बातें राज्य के लिए निषेध हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक अधिकार है, क्योंकि इनमें से कुछ बातें राज्य के लिए बाध्यकारी होती है। दूसरे बिंदु हम करेंगे कि ये अधिकार न्यायोचित होते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वो न्यायोचित हैं, अर्थात कानूनी तौर पर इनको अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों के द्वारा इन्हें पुनः लागू किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित है, अर्थात कानूनी तौर पर इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों के द्वारा पुनः इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार तीसरे अंतर के रूप में हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का लक्ष्य देश के राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इन अधिकारों के साथ कानूनी प्रतिबंध जुड़े हुए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के साथ कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंध जुड़े हुए हैं। पांचवा जो अंतर हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार व्यक्तियों के लोक कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिगत और व्यक्तिवादी अधिकार कहा जाता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व समाज कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए इन्हें सामाजिक अधिकार कहा जाता है। ये सब मनुष्यों के लिए एक साथ होते हैं। छठा अंतर में देखते हैं कि मौलिक अधिकार का कार्यान्वयन के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये अधिकार स्वतः ही लागू होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए किसी कानून की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये अधिकार स्वतः ही लागू नहीं होते। इनको क्रियान्वयन के लिए ये राज्य के लिए एक आइडियल कानून होते हैं और राज्य अपनी सुविधा, अपने संसाधनों के अनुसार, अपनी कंडीशन के अनुसार इनको अप्लाई कर सकता है और अप्लाई करने के लिए कोई कानून ला सकता है। मौलिक अधिकार की व्यवस्था इस तरह है कि ये तो संविधान में होने के साथ ही स्वतः ही लागू है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का ये मूल अंतर है कि इनको क्रियान्वयन के लिए किसी कानून को लाना पड़ता है, कानून बनाना पड़ता है। मौलिक अधिकारों को अदालतों के द्वारा असंवैधानिक या अवैध घोषित कर प्रतिबंध किया जा सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को अदालतों के द्वारा असंवैधानिक या अवैध घोषित कर प्रतिबंध नहीं किया जा सकता। हालांकि अदालतें किसी कानून की वैधता को इस आधार पर बरकरार रख सकते हैं कि उसे किसी निर्देशक प्रभाव को बढ़ाने के लिए अधिनियमित किया गया है। हम इन 7 बिंदुओं के माध्यम से हमने नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया और अंतर पाया। अब हम आगे चर्चा करेंगे। जैसा हम देखते हैं कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 को मिलाकर संविधान की आत्मा और चेतना कहते हैं। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। निर्देशक तत्व कार्यपालिका विधायिका के वे तत्व हैं जिनके अनुसार इन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है।
अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 37 के अनुसार वे तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते। वह तत्व वैधानिक, नैतिक और राजनीतिक स्वरूप रखते हैं तथा मात्र नैतिक अधिकार रखते हैं। वे न कोई वैधानिक बाध्यता ही राज्य पर लागू करते हैं, न जनता हेतु अधिकार कर्तव्य। वे मात्र राज्य के लिए ऐसे सामान्य निर्देश हैं कि राज्य कुछ ऐसा कार्य करे जो राज्य की जनता के लिए लाभदायक हो। इन निर्देशों का पालन कार्यपालिका की नीति और विधायिका की विधियों से हो सकता है। सामान्य रूप से हम जान सकते हैं कि ये वे तत्व हैं जो राज्य को बाध्य नहीं करते, पर राज्य के लिए सामान्य निर्देश हैं। नैतिक उद्देश्य बात करें तो इनको नैतिक निर्देशों के रूप में देख सकते हैं। तो राज्य चाहे तो अपना सकता है, राज्य इनको पूरी तरह अपनाता है तो वह एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित हो सकता है। इस तरह 36 में राज्य की परिभाषा की गई है और 37 में इनको न्यायालय की प्रवर्तनीय या इनकी क्या है इसके बारे में इनको देखा गया है। 38 में प्रमुख रूप से अनुच्छेद 38 से नीति निर्देशक तत्व स्टार्ट होते हैं। अनुच्छेद 38 में व्यवस्था की गई है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करें, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ये नीति निर्देशक तत्व यह राज्य के लिए ये आइडियल बात रखता है कि राज्य को चाहिए कि वो ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। इसके लिए राज्य को भरसक प्रभावी रूप से स्थापना करनी चाहिए, संरक्षण करने के लिए लोक कल्याण में अभिवृद्धि करनी चाहिए। 38(2) में कहा है राज्य विशिष्टतः आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह के बीच भी प्रतिष्ठा और सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। राज्य को चाहिए 38(2) में ये कहा गया है कि राज्य को विशेषतः जो अपने देश में आय के आधार पर असमानता हैं उनको कम करने का प्रयास करेगा। जो गरीब अमीर की खाई है उसको पाटने के लिए राज्य को विभिन्न प्रयास करने चाहिए, न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में। कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें बड़े पद पर भी कम आय है और कई ऐसे हैं जिनमें छोटे पद पर भी ज़्यादा है, तो उन विभिन्न प्राइवेट सेक्टर के व्यवसायों के बीच, ताकि वास्तविक रूप से सामाजिक और राजनीतिक समानता प्रतिफलित हो सके। इसके लिए राज्य को चाहिए कि वे सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय किसी नीति तत्व राज्य अपनी नीति का विशिष्टतः इस प्रकार संचालन करेगा या सुनिश्चित करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन करने का अधिकार हो। राज्य को चाहिए कि वो अपनी किसी भी नीति या किसी भी कानून को संचालन करते समय, किसी को व्यवस्था को संचालन करते समय उसको चाहिए कि स्त्री और पुरुष सभी को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन सुलभ होने चाहिए। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधना हो सके। अगला है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले जिससे धन उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। मतलब यूँ कि धन और उत्पादन के साधनों पर सर्वसाधारण की पहुँच हो और सर्वसाधारण में समान रूप से वितरण हो, ताकि एक जगह केंद्रण नहीं हो जो कि सामाजिक समानता और आर्थिक समानता के लिए घातक है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व था। इसको विभिन्न क्षेत्रों में लागू भी किया गया है कि स्त्री और पुरुषों को समान कार्य करते हैं तो उनके वेतन में अंतर नहीं होना चाहिए। कोई भी
जगह स्त्री और पुरुष काम करते हैं तो पहले देखा गया था जैसे भारतीय पारंपरिक रूप से स्त्रियों को उसी काम के लिए करने के लिए कम वेतन दिया जाता था और पुरुषों को ज़्यादा। तो राज्य को चाहिए कि राज्य को ऐसे कानून बनाने चाहिए कि स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। इस क्षेत्र में भारतीय संसद द्वारा विभिन्न समय पर न्यायालय द्वारा आदेश जारी करके समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है विभिन्न क्षेत्रों में। अगला है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल नहीं है। ये इसके लिए भी समय समय पर संसद और न्यायपालिका द्वारा विभिन्न कानून अध्यादेश जारी हुए हैं कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों को स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालक के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं हो। मतलब यूँ कि स्त्री और पुरुष चाहे कोई भी हो, ऐसे कामकारों को अपने ऐसे किसी काम में नहीं लगने के विरुद्ध में कानून बनने चाहिए या ऐसा कोई घातक काम नहीं हो जो उनके प्राणों के लिए घातक हो। ऐसे किसी काम में के लिए विशेष सुविधाएं हो या कोई विशेष व्यवस्था होनी चाहिए और ऐसे घातक कामों के लिए विशेष जैसे खानों में काम करने वाले हैं जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, इसके लिए समय समय पर विभिन्न कानून बने हैं। दूसरा, बालकों के लिए तो मौलिक अधिकारों में भी व्यवस्था की गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 14 वर्ष से ऊपर वाले को भी आजकल तो शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है कि वो शिक्षा नहीं पाके और किसी उसका सुकुमार का दुरुपयोग होके और वो बाल श्रम में लगे, इसके लिए भी समय समय पर राज्य को कानून बनाने चाहिए। अगला है बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास का अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों को अल्प वय व्यक्तियों की पोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। 39 में कहा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य यह निश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और यह विशिष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी भी अन्य निर्योष सतह के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करें। इसके लिए भी विशेष प्रावधान चल रहे हैं। निःशुल्क विधिक ग्राम आपके राज्य न्यायालय द्वारा जनता के बीच जाकर न्याय प्रदान करने का काम किया जा रहा है और संसद द्वारा समय समय पर कानून बनाया जा रहा है ताकि ये भ्रष्टाचार कम हो सके और न्याय आम व्यक्ति की पहुंच तक जा सके। ऐसा माना जाता है कि न्यायालय तो स्थापित कर दिए लेकिन आम व्यक्ति को न्यायालय में पहुंच पाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति के कमज़ोर होने के कारण असंभव सा लगता है। इसलिए राज्य को चाहिए कि वो ऐसी व्यवस्था करे, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जहाँ तक हो सके उसको प्रयास करना चाहिए। इसके लिए भी समय समय पर कानून बने हैं और बन रहे हैं। धन्यवाद। आज नीति निर्देशक तत्वों में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले व्याख्यान के अंतर्गत हम आगे के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।